किसी अनजान हिल स्टेशन के पास बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था भद्रकाली। गांव का माहौल बिल्कुल देसी, खेतों की हरियाली, गाय भैंसों की आवाज और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की गूंज। गांव वाले सादगी से रहते थे, ढीले ढाले कुर्ते और साड़ियां पहनते, और शहर की चकाचौंध से कोसों दूर थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी लड़की थी जिसे सारे गांव वाले फैशनेबल पुतोहिया कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम था पिया, लेकिन उसकी चमक और स्टाइल की वजह से यह नाम उसे मिल गया था। पिया की कहानी कुछ यूं थी। वो दिल्ली में पली बढ़ी थी, एक फैशन डिजाइनर की बेटी। बड़े बड़े मॉल्स, ट्रेंडी कपड़े और इंस्टाग्राम की दुनिया उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन एक दिन उसके पिता ने फैसला किया कि वो अपने पुराने गांव भद्रकाली में बस जाएंगे, क्योंकि शहर की भागदौड़ से उनका मन भर चुका था। पिया के लिए यह खबर किसी बम से कम नहीं थी। गांव? वहां तो इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता, उसने गुस्से में कहा। लेकिन परिवार का फैसला था और उसे मानना पड़ा। जब पिया भद्रकाली पहुंची तो गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। उसने नीली जीन्स, सफेद क्रॉप टॉप और बड़े बड़े सन ग्लासेस पहने थे। उसके बाल खुले थे और कंधे पर एक डिजाइनर बैग टंगा था। गांव की औरतें जो साड़ी और चप्पल में रहती थीं, उसे देखकर फुसफुसाने लगीं। ये तो कोई फिल्म की हीरोइन लगती है। बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लगे और कुछ बुजुर्गों ने मुंह बनाकर कहा, ये शहर वाली यहां कितने दिन टिकेगी? लेकिन पिया कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने सोच लिया था कि अगर उसे गांव में रहना है तो वो अपने स्टाइल से सबको हैरान कर देगी। उसने अपने शहरी कपड़ों को गांव के माहौल के साथ मिक्स करना शुरू किया। एक दिन वो खादी की साड़ी में निकली, लेकिन उसने उसे ऐसे ड्रेप किया कि गांव की लड़कियां देखती रह गईं। उसने साड़ी के साथ स्नीकर्स पहने और गले में एक चंकी नेकलेस। गांव के बाजार में जब वो चलती तो लोग रुक कर देखते। पिया की जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब गांव में एक मेला लगने वाला था। गांव वाले हर साल इस मेले में नाच गाना, खाना पीना और देसी फैशन शो करते थे। पिया को खबर मिली कि इस बार मेले में एक देसी डिजाइनर प्रतियोगिता होगी, जिसमें गांव की लड़कियां अपने बनाए कपड़े दिखाएंगी। पिया ने सोचा, यह तो मेरा मौका है। उसने रात दिन मेहनत करके गांव की स्थानीय चीजों जैसे खादी, झूठ और गोटा पट्टी को अपने डिजाइन्स में इस्तेमाल किया। उसका मकसद था गांव की कला को शहरी फैशन के साथ मिलाकर कुछ अनोखा बनाना। मेले का दिन आया। गांव का मैदान रंग बिरंगे झंडों और लाइटों से सजा था। पिया ने अपने डिजाइन्स पहनकर स्टेज पर कदम रखा। उसका पहला लुक था एक लहंगा जो गांव की मिट्टी के रंग से प्रेरित था, लेकिन उसमें चमकीले एम्ब्रॉयडरी और मॉडर्न कट्स थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लेकिन तभी स्टेज के पीछे से एक और लड़की निकली, कविता, गांव की सबसे मशहूर सिलाई मास्टर। कविता को पिया का शहरी स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने ठान लिया था कि वो पिया को इस प्रतियोगिता में हरा देगी। कविता ने अपना डिजाइन दिखाया, एक साधारण साड़ी, लेकिन उसमें गांव की कहानियां बुनी हुई थीं। हर धागे में भद्रकाली की संस्कृति झलक रही थी। भीड़ ने कविता को भी खूब तालियां दी। अब सवाल यह था, कौन जीतेगा? पिया, जो गांव में नई थी लेकिन अपने फैशन से सबको हैरान कर रही थी, या कविता, जिसके डिजाइन्स में गांव की आत्मा बसी थी? मेले का माहौल गर्म था। स्टेज पर पिया और कविता के डिजाइन्स ने हर किसी का दिल जीत लिया था। भीड़ में कुछ लोग पिया की मॉडर्न और देसी स्टाइल के मिश्रण की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ कविता की पारंपरिक कला को सराह रहे थे। जजों की टेबल पर बैठे गांव के सरपंच, एक बुजुर्ग दर्जी मास्टर और एक पास के शहर से आए फैशन क्रिटिक आपस में फुसफुसा रहे थे। फैसला लेना मुश्किल था। तभी मेले के आयोजक, गांव के मशहूर ठाकुर जी, स्टेज पर आए। उनकी आवाज गूंजी, इस बार का देसी डिजाइनर कंपटीशन कुछ खास होने वाला है। हमने फैसला किया है कि सिर्फ डिजाइन्स देखकर विजेता नहीं चुना जाएगा, बल्कि एक आखिरी टास्क होगा। हमारी दोनों डिजाइनर्स को 1 घंटे में गांव की किसी एक चीज से प्रेरित होकर एक नया डिजाइन तैयार करना होगा, और वो भी लाइव, सबके सामने। पिया और कविता एक दूसरे को देखने लगी। पिया के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, 1 घंटा, ये तो पागलपन है। कविता, जो गांव की मिट्टी में रची बसी थी, थोड़ा शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी।
वो पिया को हर हाल में हराना चाहती थी। आयोजकों ने दोनों को एक एक टेबल दी जिस पर सिलाई मशीन, कपड़े और गांव की कुछ खास चीजें रखी थीं, जैसे झूठ की रस्सियां, सूखे फूल, मोरपंख और गांव की मिट्टी से बने रंग। टास्क था कि इन चीजों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया जाए जो भद्रकाली की आत्मा को दर्शाए। पिया ने टेबल पर रखी चीजों को ध्यान से देखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे एक आइडिया आया। वो गांव की नदी से प्रेरित एक ड्रेस बनाएगी जो नीले रंग की होगी और उसमें मोर पंख की चमक होगी। उसने फटाफट कपड़ा काटना शुरू किया। दूसरी तरफ कविता ने झूठ और सूखे फूलों को चुना। वो एक जैकेट डिजाइन कर रही थी जो गांव के खेतों और मेहनतकश औरतों को दर्शाए। समय बीत रहा था। भीड़ उत्साह से चिल्ला रही थी। बच्चे पिया के स्टाइल को देखकर तालियां बजा रहे थे, जबकि गांव की औरतें कविता के पारंपरिक टच को देखकर मुस्कुरा रही थीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। मेले के बीच में, जहां लोग नाच गाना कर रहे थे, एक अजीब सी हवा चली। आसमान में बादल घिर आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। गांव वाले इसे शुभ मानते थे, लेकिन पिया के लिए यह मुसीबत थी। उसकी ड्रेस का कपड़ा गीला होने लगा और मोरपंख अपनी चमक खो रहे थे। कविता ने मौके का फायदा उठाया और अपनी जैकेट को बारिश से बचाने के लिए उसे एक प्लास्टिक कवर के नीचे रख दिया। पिया घबरा गई। उसका डिजाइन बर्बाद होने की कगार पर था। लेकिन तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। उसकी मां ने उसे बताया था कि फैशन सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि कहानी बयान करने की कला है। पिया ने बारिश को अपने डिजाइन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उसने गीले कपड़े को एक नए तरीके से ड्रेप किया और बारिश की बूंदों को अपनी ड्रेस का हिस्सा बनाया, जैसे कि वो नदी की लहरों का हिस्सा हो। उसने मोर पंखों को हटाकर मिट्टी के रंगों से ड्रेस पर एक पैटर्न बनाया जो बारिश में और चमक रहा था। समय खत्म हुआ। दोनों ने अपने डिजाइन्स स्टेज पर पेश किए। कविता की जैकेट को देखकर जज भावुक हो गए। उसमें गांव की मेहनत और सादगी झलक रही थी। लेकिन जब पिया ने अपनी ड्रेस दिखाई तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसकी ड्रेस अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वो गांव की नदी, बारिश और उसकी जिंदा दिली की कहानी कह रही थी। जजों ने फैसला सुनाने के लिए समय मांगा, लेकिन तभी स्टेज के पास एक अजीब सी चमक दिखाई दी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, ये तो भद्रकाली माता की आत्मा है। कहा जाता था कि गांव की रक्षा करने वाली माता हर बड़े मेले में अपनी मौजूदगी दिखाती है। क्या यह चमक किसी संदेश की ओर इशारा कर रही थी? क्या पिया और कविता की टक्कर में कोई तीसरा मोड़ आने वाला था? स्टेज के पास की वो अजीब सी चमक अब और तेज हो रही थी। गांव वाले डर और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने अपने हाथ जोड़ लिए और बच्चे अपनी माओं की साड़ियों के पीछे छिप गए। पिया और कविता, जो अभी अभी अपनी डिजाइन्स पेश करके स्टेज पर खड़ी थीं, एकदम से रुक गईं। पिया की आंखें चमक पर टिकी थीं, जबकि कविता ने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर था कि कोई उसका डिजाइन छीन न ले। तभी चमक के बीच से एक आकृति उभरी। ये कोई भूत या आत्मा नहीं थी जैसा गांव वाले सोच रहे थे, बल्कि ये थी एक बुजुर्ग महिला जिसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और सिर पर एक रंग बिरंगी पगड़ी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी शान थी, जैसे वो गांव की मिट्टी और शहर की चमक का मिश्रण हो। गांव वाले उसे देखकर चिल्लाए, अम्मा जी, ये तो अम्मा जी हैं। अम्मा जी यानी गांव की सबसे पुरानी और रहस्यमयी दर्जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो भद्रकाली माता की खास सेविका हैं। कोई नहीं जानता था कि अम्मा जी कितनी उम्र की थीं। कुछ कहते थे कि वो 100 साल से ज्यादा की हैं, तो कुछ का मानना था कि वो माता की आत्मा का ही कोई रूप है। अम्मा जी मेले में अचानक प्रकट होकर सबको हैरान कर देती थीं, और हर बार वो कुछ ऐसा करती थीं जो गांव की दिशा बदल देता था। अम्मा जी ने स्टेज पर कदम रखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, यह मेला सिर्फ कपड़ों का नहीं, दिलों का भी है। पिया और कविता, तुम दोनों ने भद्रकाली की आत्मा को अपने डिजाइन्स में उतारा है, लेकिन असली जीत उसकी होगी जो गांव और शहर को एक कर दे। मैं तुम दोनों को एक आखिरी चुनौती देती हूं। सब सांस रोककर सुन रहे थे। अम्मा जी ने एक पुराना जर्जर सा कपड़ा निकाला जो किसी जमाने में शायद बहुत कीमती रहा होगा। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी कढ़ाई अब भी चमक रही थी। ये कपड़ा, अम्मा जी ने कहा, भद्रकाली माता का आशीर्वाद है। इसे गांव के पहले मेले में माता के लिए बनाया गया था।
तुम दोनों को इस कपड़े का इस्तेमाल करके एक नया डिजाइन बनाना है, लेकिन इस बार तुम्हें अकेले नहीं बल्कि एक साथ काम करना होगा। पिया और कविता एक दूसरे की ओर देखने लगी। एक साथ काम करना, वो भी तब जब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थीं। पिया ने सोचा, मैं इस देसी लड़की के साथ कैसे काम करूंगी, ये तो मेरे स्टाइल को समझेगी भी नहीं। और कविता के मन में था, ये शहर वाली मेरे गांव की कला को क्या समझेगी। लेकिन अम्मा जी की बात टालना असंभव था। उनकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी कि कोई भी उनकी बात को नकार नहीं सकता था। अम्मा जी ने आगे कहा, तुम्हें यह डिजाइन कल सुबह तक तैयार करना है, और हां, यह कपड़ा जादुई है। अगर तुमने इसे सच्चे दिल से बनाया तो यह तुम्हें भद्रकाली माता का एक खास संदेश देगा। लेकिन अगर तुमने एक दूसरे के साथ छल किया तो यह कपड़ा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जजों ने भी अपने नोट्स बंद कर दिए। अब फैसला अम्मा जी के हाथ में था। पिया और कविता को एक छोटा सा तंबू दिया गया जहां वो रात भर काम कर सकें। तंबू में सिर्फ एक सिलाई मशीन, कुछ बुनियादी सामान और वो जादुई कपड़ा था। जैसे ही दोनों ने काम शुरू किया, तनाव साफ दिख रहा था। पिया चाहती थी कि डिजाइन मॉडर्न हो, शायद एक फ्लोइड ड्रेस या गाउन। कविता ने कहा, नहीं, यह गांव का कपड़ा है, इसे साड़ी या लहंगे का रूप देना होगा। दोनों की बहस बढ़ने लगी, लेकिन तभी कपड़े से एक हल्की सी चमक निकली और तंबू में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे जंगल के फूलों और बारिश की मिट्टी की महक। पिया और कविता रुक गईं। उन्हें लगा कि शायद यह कपड़ा वाकई जादुई है। पिया ने पहल की, ठीक है कविता, हम दोनों का मकसद गांव को गर्व करवाना है। चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो गांव और शहर दोनों को जोड़े। कविता ने थोड़ा सोचा, फिर हामी भरी। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। पिया ने कपड़े को एक मॉडर्न सिलहूट दिया, जबकि कविता ने उसमें गांव की पारंपरिक कढ़ाई डाली। रात गहराने लगी और तंबू में सिर्फ सिलाई मशीन की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, तंबू के बाहर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पिया ने बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कविता ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जंगल रात में जागता है, हमें जल्दी करना होगा, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी। पिया को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तभी कपड़े से एक और चमक निकली और इस बार उसमें से एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि भद्रकाली माता की तस्वीर जैसी लग रही थी। आकृति ने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पिया और कविता समझ नहीं पाई। क्या यह माता का संदेश था या कोई और रहस्य खुलने वाला था? तंबू के अंदर पिया और कविता की सांसें थम सी गई थीं। जादुई कपड़े से निकल रही चमक और उसमें दिखाई दी भद्रकाली माता की धुंधली आकृति ने दोनों को हैरान कर दिया था। आकृति की आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ कुछ शब्द ही समझ आए, एकता, विश्वास, रहस्य। इससे पहले कि पिया या कविता कुछ पूछ पाती, आकृति गायब हो गई और कपड़ा फिर से सामान्य सा दिखने लगा। लेकिन अब उसमें एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे वो जीवित हो। कविता ने डरते डरते कहा, पिया, यह कपड़ा सचमुच जादुई है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पिया, जो अब तक अपने शहरी तर्कों से हर चीज को समझने की कोशिश करती थी, इस बार चुप रही। उसने सिर्फ सिर हिलाया और बोली, चलो काम पूरा करते हैं, शायद माता का संदेश हमें डिजाइन पूरा करने के बाद मिले। दोनों ने फिर से सिलाई शुरू की। पिया ने कपड़े को एक लंबी फ्लोई स्कर्ट का आकार दिया जो हवा में लहराती थी, जैसे भद्रकाली की नदी। कविता ने उसमें गांव की पारंपरिक गोटा पट्टी की कढ़ाई डाली, जिसमें फूलों और लताओं का डिजाइन था। दोनों अब एक दूसरे की बात सुन रही थीं और धीरे धीरे उनकी तकरार दोस्ती में बदल रही थी। लेकिन तंबू के बाहर की सरसराहट अब और तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल में उनके आसपास चक्कर काट रहा हो। पिया ने हिम्मत करके बाहर झांका। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा, शायद कोई जानवर या शायद कुछ और। उसने कविता को इशारा किया और दोनों ने सिलाई मशीन बंद कर दी। तंबू में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और तंबू का पर्दा हिलने लगा। कविता ने फुसफुसाया, पिया, ये जंगल की आत्माएं हो सकती है। गांव वाले कहते हैं कि माता की रक्षा करने वाली आत्माएं रात में यहां घूमती है। पिया ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में डर साफ झलक रहा था। आत्माएं? कविता, तू भी ना, ये बस कोई जंगली जानवर होगा।
लेकिन तभी तंबू के बाहर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो भद्रकाली के कपड़े को छू रहा है? दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिपक गईं। आवाज इतनी भारी थी कि लग रहा था जैसे जंगल की हर पत्ती कांप रही हो। पिया ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम पिया और कविता हैं। हम माता के लिए डिजाइन बना रहे हैं। आवाज फिर गूंजी, सच्चाई और एकता के बिना तुम माता का आशीर्वाद नहीं पा सकती। जंगल का रहस्य खोलो, वरना कपड़ा तुम्हें नष्ट कर देगा। कविता ने पिया का हाथ पकड़ा और बोली, हमें जंगल में जाना होगा। यह आवाज माता की सेविका की हो सकती है। वो हमें कुछ बताना चाहती है। पिया ने विरोध किया, जंगल में? रात के इस समय? पागल हो गई है क्या? लेकिन कपड़े से फिर से एक चमक निकली और इस बार उसमें एक नक्शा सा उभरा जिसमें जंगल का एक रास्ता दिख रहा था। नक्शे के अंत में एक प्राचीन मंदिर का चिन्ह था। कविता ने दृढ़ता से कहा, पिया, अगर हमें डिजाइन पूरा करना है और माता का संदेश समझना है तो हमें इस नक्शे को फॉलो करना होगा। पिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन अगर कोई भूत वूत निकला तो मैं तुझसे हिसाब लूंगी। दोनों ने टॉर्च ली, कपड़े को सावधानी से एक थैले में रखा और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में रात और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थीं और हर कदम पर पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। नक्शे के मुताबिक उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचना था जहां माता का एक गुप्त मंदिर था। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा तालाब मिला जिसके पानी में चांद की रोशनी चमक रही थी। तालाब के किनारे एक पुरानी मूर्ति थी जो आधी टूटी हुई थी। मूर्ति के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा था, लेकिन अंधेरे में पढ़ना मुश्किल था। पिया ने टॉर्च की रोशनी डाली और कविता ने पत्थर को साफ किया। लिखा था, जो एक होकर आए वही रहस्य पाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी तालाब के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक और चमक निकली। इस बार चमक ने एक आकृति बनाई, एक औरत की जो माता जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके हाथ में एक सुई और धागा था। उसने कहा, पिया, कविता, तुम्हारी एकता की परीक्षा अभी बाकी है। मंदिर तक का रास्ता आसान नहीं होगा। जंगल की आत्माएं तुम्हें रोकेंगी। अपनी कला और दिल से रास्ता बनाओ। पहले की दोनों कुछ कह पाती, आकृति गायब हो गई और जंगल में एक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के बीच से छायाएं निकलने लगीं, कुछ ऐसी जो इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। पिया ने कविता का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, कविता, अब क्या करें? कविता ने थैले से जादुई कपड़ा निकाला और बोली, शायद यह कपड़ा हमें बचा सकता है, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। जंगल की गहरी अंधेरी रात में पिया और कविता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ छायाएं मंडरा रही थीं, कुछ ऐसी जो इंसानों जैसी लगती थीं, लेकिन उनकी चमकती आंखें और हवा में तैरती हरकतें बता रही थीं कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं थे। जादुई कपड़ा कविता के हाथों में था और उसकी हल्की सी गर्माहट अब और बढ़ रही थी, जैसे वो दोनों को कुछ कहना चाहता हो। पिया ने घबराते हुए कहा, कविता, ये आत्माएं हमें घेर रही हैं। अब क्या करें? कविता ने कपड़े को और कसकर पकड़ा और बोली, पिया, माता ने कहा था कि हमारी कला और दिल हमें रास्ता दिखाएंगे। हमें इस कपड़े पर भरोसा करना होगा। उसने कपड़े को हवा में लहराया और अचानक उससे एक सुनहरी चमक निकली जो जंगल की छायाओं को थोड़ा पीछे हटाने लगी। लेकिन छायाएं पूरी तरह नहीं हटी। एक छाया जो बाकियों से बड़ी थी आगे आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज हवा में गूंजी, तुमने भद्रकाली के कपड़े को छुआ, लेकिन क्या तुम इसके लायक हो? यह कपड़ा सिर्फ वही धारण कर सकता है जो माता की सच्ची भक्त हो। अपनी एकता साबित करो, वरना जंगल तुम्हें निगल लेगा। पिया और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। पिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, हम एक साथ काम कर रहे हैं। हमारा डिजाइन गांव और शहर को जोड़ने वाला है। क्या यह एकता नहीं? छाया ने हंसते हुए कहा, बातों से नहीं, कर्मों से साबित करो। तुम्हें मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। हर पहेली तुम्हारी एकता और कला की परीक्षा लेगी। पहली पहेली सुनाई गई। मैं वो हूं जो गांव की मिट्टी में जन्म लेता हूं, लेकिन शहर की चमक में खिलता हूं। मैं रंगों से भरा हूं, लेकिन मेरी जड़ें सादगी में हैं। बताओ, मैं क्या हूं? पिया और कविता ने सोचना शुरू किया। पिया ने कहा, शायद ये खादी है। गांव में बनती है, लेकिन शहर में फैशन बन जाती है।
कविता ने सिर हिलाया। हां, और इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, खादी। छाया ने सिर हिलाया और एक रास्ता खुल गया जो जंगल के और गहरे हिस्से की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, जंगल में एक नई आवाज गूंजी, हल्की, मधुर, लेकिन रहस्यमयी। रुको। पिया और कविता दोनों पलटे और सामने एक लड़का खड़ा था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी उम्र शायद 20-22 साल रही होगी, लेकिन उसके कपड़े पुराने जमाने के थे। कुर्ता पायजामा और कंधे पर एक गमछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुरा रहा था। मैं राघव हूं, उसने कहा, माता का सेवक। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। कविता ने शक भरी नजरों से उसे देखा। तू कौन है और तू यहां जंगल में क्या कर रहा है? राघव ने हंसते हुए कहा, मैं जंगल का हिस्सा हूं। माता ने मुझे भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ तभी मदद करूंगा अगर तुम मुझे अपने डिजाइन में शामिल करो। पिया ने भौहें चढ़ाई। मतलब तू हमारे डिजाइन में क्या करेगा? राघव ने गमछे से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें कुछ चमकीले धागे और पुराने सिक्के थे। ये मेरी कला है, उसने कहा। इन धागों और सिक्कों को अपने डिजाइन में जोड़ो और मैं तुम्हें अगली पहेली सुलझाने का रास्ता दिखाऊंगा। कविता को राघव पर भरोसा नहीं था, लेकिन पिया ने कहा, कविता, हमें हर मदद की जरूरत है। शायद ये माता का ही इशारा है। दोनों ने राघव के धागों और सिक्कों को कपड़े में शामिल करना शुरू किया। राघव ने उन्हें बताया कि दूसरी पहेली मंदिर के पास एक गुफा में है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल की आत्माओं को शांत करना होगा। उसने एक पुराना मंत्र गुनगुनाना शुरू किया और अचानक जंगल की छायाएं शांत होने लगीं। गुफा का रास्ता अब साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, दूसरी पहेली सामने आई। एक पुरानी दीवार पर लिखा था, मैं वो हूं जो समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन हर युग में नया लगता हूं। मैं गांव की गलियों में गूंजता हूं और शहर की सड़कों पर चमकता हूं। बताओ मैं क्या हूं? पिया और कविता सोच में पड़ गए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो, ये कुछ ऐसा है जो गांव और शहर दोनों का दिल है। पिया ने अचानक चिल्लाया, कला कला कभी पुरानी नहीं पड़ती और ये हर जगह चमकती है। कविता ने सहमति में सिर हिलाया और दीवार पर एक दरवाजा खुल गया जो गुफा की ओर ले जा रहा था। लेकिन गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। राघव ने कहा, अब तीसरी पहेली बाकी है, लेकिन सावधान रहो। गुफा में माता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है और उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। पिया और कविता ने एक दूसरे को देखा। पिया की कमजोरी थी उसका गुस्सा और जल्दबाजी, जबकि कविता को अपने गांव की परंपराओं पर अंधा भरोसा था। क्या वो अपनी कमजोरियों को पार कर पाएंगी? और राघव, जो माता का सेवक होने का दावा कर रहा था, क्या वाकई उनकी मदद करना चाहता था या उसके पीछे कोई और मकसद था? गुफा का अंधेरा इतना घना था कि पिया, कविता और राघव को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ रहे थे। जादुई कपड़ा अब उनके हाथों में हल्का सा कांप रहा था, जैसे वो गुफा के रहस्य को महसूस कर रहा हो। राघव की टॉर्च की रोशनी में गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र दिख रहे थे, ऐसे चित्र जो भद्रकाली माता की कहानियों, गांव की संस्कृति और कला के गहरे रिश्ते को दर्शा रहे थे। तीसरी पहेली का जवाब देने का समय आ गया था। गुफा के अंत में एक छोटा सा मंदिर था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर पर लिखा था, मैं वो हूं जो तुम में है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते। मैं तुम्हारी कमजोरी हूं, लेकिन मैं ही तुम्हारी ताकत हूं। मुझे अपनाओ और माता का आशीर्वाद पाओ। बताओ मैं क्या हूं? पिया और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। राघव चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे जवाब पहले से पता हो। पिया ने गहरी सांस ली और बोली, कविता, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा गुस्सा और जल्दबाजी है, लेकिन यही जल्दबाजी मुझे नए आइडियाज देती है। शायद ये हमारा आत्मविश्वास है। कविता ने सिर हिलाया और कहा, और मेरी कमजोरी मेरा अंधा भरोसा है परंपराओं पर, लेकिन यही भरोसा मुझे मेरी जड़ों से जोड़े रखता है। शायद जवाब है हमारा सच। दोनों ने एक साथ कहा, हमारा सच। जैसे ही ये शब्द गुफा में गूंजे, चमकते पत्थर से एक तेज रोशनी निकली। गुफा में एक गर्माहट फैल गई और जादुई कपड़ा हवा में तैरने लगा। कपड़े से भद्रकाली माता की पूरी आकृति उभरी। उनकी मुस्कान शांत थी और आंखों में गहरा प्यार था। माता ने कहा, पिया, कविता, तुमने मेरी तीनों पहेलियां सुलझा ली।
खादी ने तुम्हें सादगी और चमक का मेल सिखाया, कला ने तुम्हें समय की सीमाओं से परे ले जाया, और तुम्हारा सच, तुम्हारी कमजोरियां और ताकत ने तुम्हें एक कर दिया। तुमने गांव और शहर को एक धागे में पिरोया। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राघव, जो अब तक चुप था, आगे आया और बोला, माता, मैंने भी इनकी मदद की, क्या मेरा काम पूरा हुआ? माता ने मुस्कुराकर कहा, राघव, तू मेरा वफादार सेवक है। तेरा काम इन दोनों को एक करने का था और तूने वो कर दिखाया। अब तू आजाद है। राघव की आकृति धीरे धीरे चमक में बदल गई और गायब हो गई। पिया और कविता हैरान थीं। राघव कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि माता का एक दूत था जो उनकी एकता की परीक्षा लेने आया था। माता ने कपड़े को हवा में लहराया और वो अब एक खूबसूरत ड्रेस में बदल गया था। यह ड्रेस गांव की सादगी और शहर की चमक का ऐसा मिश्रण थी कि उसे देखकर पिया और कविता की आंखें भर आईं। माता ने कहा, यह ड्रेस भद्रकाली की नई पहचान है। इसे मेले में दिखाओ और दुनिया को बताओ कि एकता ही असली फैशन है। सुबह होने पर पिया और कविता गांव लौट आईं। मेले में जब उन्होंने वो ड्रेस स्टेज पर पेश की तो भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जजों ने बिना किसी हिचक के पिया और कविता को संयुक्त विजेता घोषित किया। गांव वाले अब पिया को फैशनेबल पुतोहिया नहीं, बल्कि हमारी पिया कहने लगे। कविता और पिया अब दोस्त बन चुकी थीं और उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर एक फैशन लेबल शुरू करेंगी जो गांव की कला को दुनिया के सामने लाएगा। उस दिन के बाद भद्रकाली गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। पिया और कविता का लेबल भद्रकाली थ्रेड्स दुनिया भर में मशहूर हो गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि हर डिजाइन में माता का आशीर्वाद और गांव शहर की एकता की कहानी बुनी होती थी। और हर साल मेले में जब चांदनी रात में जंगल की हवा चलती तो गांव वाले कहते कि भद्रकाली माता मुस्कुरा रही हैं।